नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह का तबादला किया गया। अजय सिंह को एसएसपी हरिद्वार बनाया गया है। वहीं प्रवीण डोभाल को प्रभारी एसपी चमोली बनाया गया। हिमांशु वर्मा को पुलिस अधीक्षक बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अमित श्रीवास्तव बागेश्वर से पुलिस मुख्यालय ट्रांसफर किए गए। विशाखा मदाड़े को रुद्रप्रयाग का कप्तान बनाया गया। आयुष अग्रवाल रुद्रप्रयाग से एसएसपी एसटीएफ बनाए गए। वहीं एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत को डीआईजी मुख्यालय बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को पहले ही दिखाया था और एक बार फिर से न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। आयुष अग्रवाल रुद्रप्रयाग से एसएसपी एसटीएफ बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को हालांकि पहले ही दिखाया था और अब एक बार फिर से न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। इतने सारे ट्रांसफर इस वक्त किए गए हैं उत्तराखंड पुलिस महकमे में। जी देखिए, हमने कल दिन में खुलासा कर दिया था कि कप्तानों को लेकर डिस्कशन पूरा हो चुका है और कल देर रात 2 कप्तानों के तौर पर अजय सिंह एसएसपी हरिद्वार और प्रवीण डोभाल जो एसपी देहात रुड़की थे उनको चमोली भेजा जा रहा है। ये खुलासा हमने किया था और आज सुबह ये आदेश जारी भी हो गए। अगर इन पूरे तबादलों को हम देखें, यानी 5 आईपीएस अफसर और 3 पीपीएस अफसरों को, तो राज्य सरकार ने काम के आधार पर तैनाती देने को प्राथमिकता दी है। जी, एसएसपी एसटीएफ रहे अजय सिंह ने 50,000 रुपये का इनामी जो माओवादी एक बड़ा नाम था भास्कर, उसको पकड़ा था उनकी टीम ने। 7 बड़े इनामी बदमाशों को पकड़ा। जेल में कैश और मोबाइलात बरामद करने की कार्रवाई हुई। अजय सिंह के नेतृत्व में पूरे देश में साइबर अपराधियों की रेड हुई थी और 50 से अधिक मामलों में वांछित अरेस्ट किए गए थे। इसके अलावा ड्रग्स, कोकीन, स्मैक आदि की भी बड़ी कार्रवाइयां की गई। इसी प्रकार बीते दिनों उधम सिंह नगर कानून व्यवस्था के लिहाज से राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। लिहाजा राज्य सरकार ने एएसपी काशीपुर में भी फेरबदल किया है और अभय सिंह, जो अभी तक एएसपी उधम सिंह नगर थे, उनको काशीपुर लाया गया है। तो राज्य सरकार ने काफ़ी मनन मंथन करने के बाद इन तैनाती आदेशों को जारी किया है। यूँ तो चर्चाएं ये थीं कि एसएसपी हरिद्वार जो योगेंद्र सिंह रावत थे उनके ट्रेनिंग पे जाने से पहले ये आदेश हो सकते थे, पर कई स्तर पर हुए मनन मंथन के बाद इन अधिकारियों के तबादले के आदेशों को जारी किया गया है। और कानून व्यवस्था के लिहाज से जो संवेदनशील जिले हैं, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिले शामिल हैं, तो वहाँ योग्य और जो कामकाज परफॉर्मेंस के आधार पर अच्छे अफसर हैं, उनको तैनाती राज्य सरकार ने दी है। चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने कल ही इस खबर को दिखाया था प्रमुखता के साथ में, जिसके बाद में एक बार फिर से न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण के बजाय अब देहरादून में विधानसभा सत्र कराने की मांग इस वक्त विधायकों की तरफ से की जा रही है। दरअसल कई सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सरकार को ये पत्र लिखा है और विधानसभा सत्र देहरादून में कराने की मांग की है। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, उमेश कुमार ने ये मांग की है। लक्सर से बसपा विधायक शहजाद ने भी पत्र लिखा है। तो विधानसभा सत्र को देहरादून में कराने की इस वक्त मांग की गई है। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, उमेश कुमार की तरफ से ये मांग इस वक्त की गई है। लक्सर से बसपा विधायक शहजाद ने भी पत्र लिखा है कि जो विधानसभा का सत्र है उसे देहरादून में कराया जाए, गैरसैंण के बजाय। ये मांग इस वक्त की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई विधायकों ने सरकार को ये पत्र लिखा है। विधानसभा सत्र देहरादून में कराने की ये मांग इस वक्त की गई है। इस पत्र के जरिए लक्सर से बसपा विधायक शहजाद ने भी ये पत्र लिखा है। वहीं निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, उमेश कुमार ने भी मांग की है। तो आपको बता दें कि गैरसैंण के बजाय देहरादून में विधानसभा का सत्र कराने की मांग इस वक्त की गई है। कई विधायकों ने सरकार को ये पत्र लिखा है। विधानसभा सत्र देहरादून में कराए जाने की मांग कई विधायकों ने की है, जिसमें निर्दलीय विधायक संजय डोभाल का नाम शामिल है, उमेश कुमार का नाम शामिल है। इन्होंने ये मांग की है और साथ ही लक्सर से बसपा विधायक शहजाद ने भी पत्र लिखा है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन इससे जुड़ गया। सुदीप, देखिए, कई सारे विधायकों ने ये पत्र लिखा है सरकार को कि गैरसैंण के बजाय देहरादून में ही विधानसभा का सत्र कराया जाए।
जी देखिए, बीते सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा आयोजन जो सत्र आयोजित होना है शीतकालीन जिसको कहा गया है, शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से पहले आहूत होना है। इस पर बैठक तो हुई, पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था राज्य सरकार निर्णय ले कि आखिर सत्र आयोजन क्या गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां आयोजित होगा या देहरादून में, ये सरकार निर्णय लेगी और सरकार कैबिनेट में इस बाबत चर्चा करके अगला फैसला लेगी। इन सब के बीच विधायकों ने भी अपनी राय सरकार को भेजना शुरू कर दिया है। इसमें जो यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक हैं संजय डोभाल, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और बसपा के जो विधायक हैं लक्सर सीट से साजाद, उन्होंने पत्र लिखकर देहरादून में सत्र आयोजित करने की मांग की है। इसके पीछे गैरसैंण में व्यवहारिक दिक्कतें, सर्दी का मौसम और सीमित संसाधनों को वजह बताया जा रहा है और इस वक्त ही वहां माइनस में ताप पहुंच रहा है। शीतकालीन सत्र है, उम्मीद ये लगाई जाती है कि 5 से 7 दिन का सत्र हो सकता है, बड़ा सत्र ये माना जाता है। ऐसे में विधायकों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया है। हालांकि विधायकों की राय तो महत्वपूर्ण है, पर राज्य सरकार कैबिनेट बैठक करके अपना अगला निर्णय लेगी कि वो सत्र आयोजन को लेकर आखिर किस दिशा में आगे बढ़े और इस बाबत मंत्रियों से भी चर्चा विमर्श होगा और अफसरों से भी राय ली जाएगी कि गैरसैंण में सुविधाजनक सत्र संपन्न हो सकता है या देहरादून में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इन सब पर भी सरकार राय लेने के बाद अंतिम निर्णय करेगी। जी, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 विधायक है दो जिन्होंने ये पत्र लिखा है। जी, अभी तक 3 विधायकों ने ही पत्र ये लिखा है और अन्य विधायक भी पत्र लिख रहे हैं, अपनी राय सरकार को दे रहे हैं। इन 3 विधायकों के अलावा अन्य किन विधायकों ने पत्र लिखा है ये अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन 3 विधायकों ने पत्र अपना राज्य सरकार को लिखा है और अपनी मंशा से राज्य सरकार को अवगत कराया। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से विधायकों की तरफ से ये पत्र भेजा गया है कि गैरसैंण की बजाय देहरादून में ही विधानसभा का सत्र कराया जाए, क्योंकि वहां पर जो है जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, ठंड काफी ज्यादा हो गई है, टेम्परेचर माइनस में है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब देखना होगा कि राज्य सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के रुड़की नगर निगम में बुधवार को नगर आयुक्त के खिलाफ पार्षद धरने पर बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्तावों पर कार्य नहीं हो रहा है। इस बारे में अगर नगर आयुक्त से बात करते हैं तो वो इसका कोई ठोस जवाब नहीं देते। वहीं नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने उन्हें निलंबित करने की मांग की है। साथ ही नगर निगम के द्वारा किए गए 16 करोड़ के कार्यों का हिसाब भी मांगा है। नगर आयुक्त ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। वहीं उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को सेवाएं देने में लापरवाही बरतने पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विद्युत नियामक आयोग ने कार्य निष्पादन के मानकों में संशोधन कर दिया। आयोग ने विनियम 2022 लागू कर दिया है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को सेवाएं देने से जुड़े अलग अलग मामलों में यूपीसीएल पर नियमों में सख्ती की गई। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के विनियम 2022 के नए संशोधन बिजली उपभोक्ताओं की सेवाओं को लेकर कुछ खास बदलाव किए गए। ये बदलाव उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं मिले, इसके लिए यूपीसीएल पर हर्जाने के रूप में किए गए। नए कार्य निष्पादन के मानक में अब हाई वोल्टेज से घर के टीवी या फ्रिज जैसे उपकरण के खराब होने पर यूपीसीएल को 10 गुना अधिक हर्जाना देने का तक का प्रावधान किया गया। यही नहीं, शहरी क्षेत्रों में 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आने पर भी यूपीसीएल को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। इसके अलावा यूपीसीएल को उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक प्रक्रिया भी तैयार करनी होगी, ताकि इन शिकायतों के निवारण में तेजी आ सके। उपभोक्ताओं की सेवाओं जैसे नए कनेक्शन में देरी करने पर भी यूपीसीएल को जुर्माना देना होगा। बिलों में गड़बड़ी होने पर, उसके सुधार में देरी करने पर भी यूपीसीएल को इसका हर्जाना भरना होगा। यही नहीं, पोल बदलने और ट्रांसफर हटाने में देरी पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। हमने एक्चुअली जो 15 साल से सिस्टम चला आ रहा था उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। जिन मानकों में पहले हमने उपभोक्ता को कंपनसेशन नहीं दिया जाता था, जैसे सबसे पहला होता है आदमी जब उपभोक्ता बनता है तो सर्विस कनेक्शन लेता है वो, तो आज की डेट में अभी तक सर्विस कनेक्शन अगर लेने में जो जनरल शिकायत होती है कि साहब बहुत टाइम लगता है, तो जो डिले होती थी उस पर उनको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी। तो जो हमने 15 दिन का टाइम दे रखा है अगर जिस केस में, तो उसमें 15 दिन के अंदर उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तो 16वें दिन से उसको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का हकदार हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली उसके बिल में एडजस्ट होगी, जितने पैसे जमा किए उसके हिसाब से उसका हमने स्टैंडर्ड दे रखा है। सिमिलरली दूसरा चीज़ जो ये थी कि आज की डेट में कई बार हाई वोल्टेज की वजह से आपके इक्विपमेंट डैमेज हो जाते थे,
तो उसमें भी पहले ज़माने के हिसाब से सिर्फ 500 रुपये तक का कंपनसेशन उपभोक्ता को दिया जा रहा था। तो सबकी शिकायत ये थी कि साहब आज की डेट में चूँकि इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगे हुए होते जा रहे हैं, तो उसको बढ़ा के भी 3000 से 5000 तक क्या। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल के पंगोच में कूड़ा निस्तारण को लेकर होटल और कैंप साइट के स्टेक होल्डर के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि बर्ड सेंचुरी के क्षेत्र में देश भर में विशेष महत्व रखता है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए जो संस्थाएं काम करेंगी उन्हें होटल व्यवसायियों से लिया जाएगा और कैंप साइट व होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों से कूड़ा निस्तारण के लिए 1 माह के भीतर कंपोस्ट किट बनाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि कूड़ा निस्तारण के लिए वन भूमि में जगह चिन्हित कर MRF सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली संस्था को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो पंगोट एरिया में वेस्ट कलेक्शन का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लगभग 50 के करीब रिजॉर्ट हैं, होम स्टेज हैं और होम स्टेज वगैरह हमारे चल रहे हैं, लेकिन इसमें डोर टू डोर कलेक्शन सेग्रीगेशन के बाद ये हो नहीं रही है। तो इसलिए जितने भी होटेलियर्स हैं उन लोगों को आज हमने बुलाया था, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे उन लोगों को हमने बुलाया था। तो हम लोग SHG के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन एक तो करवाएंगे और साथ में जितने भी रिजॉर्ट में एक कंप्लायंस जरूर कराएंगे कि एक कंपोस्टिंग का पिट वो ज़रूर बनाए, और उसके लिए हम लोगों ने 1 माह का समय दिया है। तो हर रिजॉर्ट में और हर होम स्टे में, होम स्टे तो नहीं कर सकते लेकिन जितने भी कैंप्स हैं वहाँ पे कंपोस्टिंग के पिट बनाएंगे। और जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, भले ही फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन हो, फॉरेस्ट विभाग को हम लोग धनराशि देंगे एक नया। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत पाखरो टाइगर सफारी निर्माण के दौरान अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के मामले में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग और वन विभाग आमने सामने हैं। रिपोर्ट पर उठाए गए सवालों का जवाब देने के साथ ही FSI के महानिदेशक अनूप सिंह ने वन विभाग के प्रमुख को एक कड़ा पत्र भी लिखा है, जो मीडिया में आने के बाद चर्चा में है। महानिदेशक ने वन विभाग के मुखिया विनोद कुमार सिंघल को बेहद कड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए तमाम सवाल उठाए। पत्र में उन्होंने वन प्रमुख को सीधे तौर पर एक कटघरे में खड़ा किया। इसके साथ ही FSI की रिपोर्ट पर उठाए गए सवालों को बचकाना और भ्रमित करने वाला बताया। इतना ही नहीं, पत्र में वन विभाग के मुखिया पर गलत कामों का बचाव करने का प्रयास करने तक की बात लिखी। पत्र में गोपनीय रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने पर भी सवाल उठाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वैसे भी हम FSI में जा सकते हैं, वो भी भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है और फॉरेस्ट इन्वेंट्री और फॉरेस्ट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है और एक ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हमें वैसे भी जा सकते हैं, हम उसका परीक्षण कर लें जो उन्होंने भेजा है, उसके बाद इस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई का निर्णय बनेगा वो कार्रवाई की जाएगी। कोई ऐसी मंशा नहीं है। अगर ऐसी मंशा होती तो हम लोग FSI से ये अनुरोध करते ही क्यों। हमारी कोई किसी प्रकार की मंशा नहीं है और आप को ये भी ज्ञात होगा कि इसकी पूरी जांच कपिल जोशी की कमेटी के आदेश मेरे स्तर से किए गए थे। तो हम तो मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और किसी भी आदमी को या प्रकरण में कुछ भी छुपाने का कोई हमारी मंशा नहीं है। और न वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद अब तेज हो चुकी है और इसकी शुरुआत राजधानी देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल से की जा रही है। अस्पताल में मरीजों को हर संभव बेहतर इलाज के साथ साथ उनका डाटा भी अब ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी कि दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों का ब्यौरा अब एक क्लिक पर आपको मिल जाएगा। किस भाग में कितने मरीज भर्ती हैं और कितने बेड खाली हैं, ये जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इसके लिए पहले चरण में अस्पताल के 6 विभागों को ई-हॉस्पिटल पोर्टल से जोड़ दिया गया है। ऑनलाइन के प्रोसीजर तो वैसे तो मैक्सिमम लोगों पर आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें अगर एक मैसेज डालें या उनको बता दिया जाएगा तो उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आराम से। बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि OPD में जो रश होता है ना, पर्ची बनाने के लिए लोगों की बहुत लंबी रश होती है। कम से कम उसमें 50% लोगों को तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कब तक होने की उम्मीद? अभी तो बड़ा प्रोसेस में है, अभी एग्जैक्टली डेट तो नहीं बता सकते। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी इसको शुरू कराने की कोशिश। वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन और सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसमें IRI रुड़की उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश की सभी बड़ी नदियों में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जाएगा।
सचिवालय में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की की केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन और सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की के बीच जल संसाधन संबंधी आंकड़े साझा करने के लिए एक MOU साइन किया गया। बता दें कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का राज्य में सिंचाई अनुसंधान रुड़की द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड में रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाना है। इसी संबंध में जानकारी, सूचना और डाटा आदान प्रदान के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सिंचाई अनुसंधान रुड़की के बीच एक करार किया गया। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने कहा कि केंद्र के हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत नदियों में AWLR सेंसर लगाए जा रहे हैं जो नदियों के जलस्तर को मॉनिटरिंग करते हैं। नदियों में लगाए जा रहे हैं और इन सभी सेंसर को एक सिस्टम के साथ सीधा आपदा कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा रहा है। नदियों में इंटीग्रेटेड सिस्टम को लगाने से ये होगा कि जलस्तर का रियल टाइम डाटा आपदा प्रबंधन विभाग को मिल पाएगा, जिससे प्रदेश में आपदा के समय नदियों के जलस्तर प्रबंधन और अलर्ट जारी करने में थोड़ी मदद मिल सकेगी। देखिए, हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड है। इसमें नदियों में AWLR लग रहे हैं जो वाटर लेवल डिस्चार्ज है और उसके जो वॉल्यूम है उसको मेजर करते हैं, लेवल है। वो AWLR जितने सेंसर हैं सबको कनेक्ट किया जा रहा है और सबका एक इंटीग्रेशन हमारे कंट्रोल रूम से हो रहा है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि वाटर लेवल का जो हमारे लेवल है नदियों के, उसका हमें रियल टाइम डेटा हमें मिल पाएगा और उसके कारण हमें आपदा प्रबंधन में, उसके मैनेजमेंट में हमें अलर्ट जारी करने में आसानी होगी। सब जगह मैनुअल सेंसर को हटा के ऑटोमेटेड सेंसर कर रहे हैं और सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी सेंसर लग रहे हैं सबको हम इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। सारे डैम जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर भी सेंसर लगाए जा रहे हैं और सबको इससे फिर हम अलग से इस लिंक कर देंगे। फ़ायदा ये हुआ कि एक नेटवर्क रहेगा हमारे सेंसर्स का। कहीं पर भी वाटर लेवल बढ़ता है या फिर डैम में वाटर लेवल बढ़ता है तो उसका रियल टाइम डेटा हमें मिल सकती है। इससे हमें आपदा प्रबंधन में काफ़ी सितारगंज के उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने किसानों की शिकायत पर SMI कार्यालय और क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने SMI कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की, साथ ही SMI सितारगंज को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जो हमारी राइस मिल्स हैं उनका कुछ का कहना था कि कुछ राइस मिलों को प्राथमिकता दी जा रही है जो धान भेजा जा रहा है, तो उसके संबंध में जांच की गई है और सभी जो भी अभी तक धान भेजा गया है उसकी रिपोर्ट मांगी गई है, वीडियो कोऑपरेटिव से भी और यहाँ पे SMI से भी। कुछ पर्टिकुलर लोग लगातार कांटे पे बैठ रहे हैं जो जिनका कोई ऐसा अधिकार नहीं है यहाँ पे बैठकर किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक करने का। उसके संबंध में ये जांच की गई थी और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी कांटे के जो प्रभारी हैं और यहाँ पे SMI को भी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति कांटों पे या ऑफिस में बैठा हुआ ना दिखे या उसका किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप इसमें ना दिखे। अगर ऐसा होता है तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और नियमित कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के गुलाब नगर मोहल्ले में एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के कारखाने में अचानक से आग लग गई और सूचना पाकर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की भारी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने से कारखाने के पास बने मकान में भी दरारें आ गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया गया। अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ऋषिकेश के व्यापारियों ने शहर के 3 लोगों पर RTI लगाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने इस बारे में देहरादून तिराहे से कोतवाली तक पहले जुलूस निकाला, फिर व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस को ज्ञापन देकर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा व्यापारियों को दिया है।
भिजवाने की कोशिश की कई बार, लेकिन उनकी हिम्मत लगातार बढ़ती रही और एक गांधीवादी छवि के रूप में वो लगातार शहर के बीच में काम करते रहे कि ये अतिक्रमण है, शहर चौड़ा होना चाहिए, कि दुकानें हटनी चाहिए। नतीजा ये है कि बहुत सारे लोगों की दुकानें उजड़ गई, लोगों के घर में राशन के भी लाले पड़ गए हैं। पहली बात यह है कि जो एक गरीब आदमी है 100 मीटर से कम में अपनी दुकान बनाना चाहता है, इन लोगों को मैं कहता हूं कि अगर हम गलत हैं, अगर हमारा नक्शा पास नहीं है, अगर हम कुछ अवैध निर्माण कर रहे हैं, हम पे MDDA कार्रवाई करेगा, हम पे नगर निगम कार्रवाई करेगा, हम पे प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये लोग कौन है? आप देखिए ऋषिकेश MDDA के अंदर और संबंधित सब विभागों के अंदर सिर्फ इन्हीं 3-4 लोगों की एप्लीकेशन है, सारे शहर का ठेका इन्हीं के पास है। ऐसा क्या इनका व्यापार है कि ये 2 रुपये 3 रुपये की मेहंदी का पाउच बेच के 180 गज के प्लॉट खरीद रहे हैं? ये सब जांच का विषय है। कुछ दलाल लोग शहर में सक्रिय हो गए हैं और जैसे ही शहर में कोई नया काम करना चाहता है, कोई व्यापारी भी काम करना चाहता है, तो वो उससे संबंधित विभागों में कंप्लेन करते हैं। और देखिए व्यापारी काम कर रहा है, कहीं उन्नी भी रह जाता है, तो उसकी आड़ में उस व्यापारी को पूरा ब्लैकमेल करते हैं, उसका जीना दुश्वार करते हैं। जब वह आदमी संबंधित विभाग में जाता है तो वो कहते हैं हमें तो कोई मतलब नहीं है, फलाने लोगों को सेट कर लो। कोई बेचारा 20-25 गज में कोई छोटी सी दुकान बना रहा है, गरीब आदमी कर्जा लेके बैंक से लेके अपनी बीबी का सोना बेच के भी दुकान बना रहा है, ये उसकी कंप्लेन करते हैं। और जब आदमी कंप्लेन पे जाता है प्राधिकरण, तो वहाँ पता चलता है कि जैसे पहले तो नियम भी ये था कि छोटी दुकान को नक्शे की जरूरत नहीं होती। आदमी दुकानदार जाता है, प्राधिकरण वाले कहता था हमें पता है गरीब आदमी है, पड़ोसियों ने बताया गरीब आदमी है, पर जब फलाने लोगों ने कंप्लेन करी है तो हमारी मजबूरी है कि हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। CM पोर्टल पे कंप्लेन हो जाती है। वहीं बिना जांच के मृतका के पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए जीवानंदपुर के लोगों ने कोर्ट द्वार कोतवाली का घेराव कर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने हत्या का मुकदमा वापस लेने की मांग पुलिस से की, चेतावनी दी यदि उनकी मांग नहीं मानी तो कोतवाली में आंदोलन किया जाएगा। वहीं बता दें कि 26 अक्टूबर को भाबर क्षेत्र के जीवानंदपुर में एक महिला अनीता देवी ने संदिग्ध हालत में जहर खाकर जान दे दी थी। इस मामले में मायके पक्ष की ओर से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मृतका के पति मोहन सिंह के खिलाफ बिना जांच के हत्या का मुकदमा दर्ज करने से भड़के जीवानंदपुर के लोग कोटद्वार कोतवाली पहुंचे और पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कोतवाली का घेराव कर दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से हत्या का मुकदमा वापस लेने की मांग की है। अंदर गई, हम भी थे, मैं सामने पटवाल जी हैं, पड़ोसी हैं, हम भी यहीं पे थे उस समय खड़े। वो अंदर गई, तुरंत बाहर आई, सीधा वो बाथरूम में गई, उसने जो है टक खाया। उसने बल्कि बेटी थी साथ में उसकी, बेटी वहीं पे थी, तो बेटी थी वहाँ पे, तो बेटी ने बोला पापा आओ जल्दी, मम्मी ने कुछ फाड़ा है, कुछ खा लिया। तो मैं जो हूँ, मैं फिर हम भागे, हॉस्पिटल गए, भर्ती करवाया, उसको मॉनिटरिंग करवाई वहाँ पे। हमसे जो हमने किया, हम तो सच बात बोलेंगे, मुझे भी 4 साल हो गए, पर लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा कि भाई ये भी मेरे बेटे की तरह है। हम झूठ क्यों बोलेंगे? सच तो सच नहीं आया तो उसके साथ भी होना चाहिए, इसके साथ भी होना चाहिए, कि हमने तो कभी नहीं देखा कि यार उनमें मार पिटाई हो रही है। 26 तारीख को सुबह मैंने दुकान खोली तो 3 लेडीज हल्ला करती हुई घर में आई। मैं तो दुकान में था, लेडीज आते सारी बोली ऐसी बेशरम औरत आपने घर में रखी हुई है। मैंने कहा मैम बात क्या हुई? घर आते सारी बोला, अंदर कमरे में अंदर आते सारी बोला ये मेरे भाई को मैसेज करती थी। तो हमने अपनी वाइफ को पूछा, तब तक इसकी दोनों बहनें और उसकी पत्नी इसका फ़ोन छीन के देख रही थी, तो उन्होंने कहा इसने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। तो बस इसी कहा सुनी में तीनों लेडीज़ ने इसके पता कुछ कहा सुना बुरा कुछ उसको। उसके बाद ये सीधा उसने पॉइजन खाया। उसके बाद इसके लड़की के घर वाले आए, जब उनको बुलाया हमने तो आते सारी इन्होंने हंगामा काट दिया और मुझ पर दहेज का आरोप लगा दिया। SP महोदय पौड़ी से भी आग्रह है कि भाई इस पक्ष की निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। भाई इसके जितने पहलू हैं, इसके जितने भी पहलू हैं उन पे जांच होनी चाहिए, और जो लोग इस बात को आगे ला रहे हैं, जो नेता लोग हैं, कई लोग हैं जो इसे गलत तरीके से इसका राजनीतिकरण है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कई लोगों का नाम जो इसमें ले रहे हैं, भाई यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रधान है, भाई अगर कोई भी गांव में बात होती है तो पूर्व प्रधान सबसे पहले, या जो प्रधान है वो सबसे पहले इन बातों का निपटारा करते हैं। तो इस प्रकार के पूर्व प्रधानों पे भी जो आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों की अभी खंडन करना चाहिए। और मेरी माननीय SP साहब से और जितना भी हमारा कोटद्वार का प्रशासन है उनसे मांग है कि इस पर निष्पक्ष रूप से सभी पहलुओं को जांच करके ही इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अंदर गई। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।